हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का क्लैट प्रिपरेशन आइकॉन्टा पे। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक की। एंड द टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन 2026। यानी हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी जो क्यूटी आता है इसकी आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्या क्या थिंग्स चाहिए इसके लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको पहले प्रिपेयर करना होगा और कैसे आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं या अपने स्कोर को फुल मार्क्स आप गेट कर सकते हैं इन क्यूटी वाले सेक्शंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो दैट इज टॉपिक इज हाउ टू प्रिपेयर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर क्लैट 2026। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कुछ डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए एंड वो डिटेल्स आपकी क्या हैं उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि क्लैट जो होता है आपका, दैट इज़ अ क्लैट की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। एंड जो मोड ऑफ एग्ज़ाम होता है ना, मोड ऑफ एग्ज़ाम ये कैसा होता है आपका, दिस इज़ अ ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑफलाइन मोड में आपका क्या होता है, एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो होता है दैट इज़ अ इंग्लिश एंड पार्टिसिपेटिंग एनएलयूज जो होते हैं आपके, टोटल जो एनएलयूज पार्टिसिपेटिंग है दैट इज़ अ 24 एनएलयूज आपके पार्टिसिपेटिंग है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो अगर हम बात करें, दिस इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम होता है। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट की बात करें तो ये आपका एवरी ईयर सिर्फ एक बार कंडक्ट होता है, यानी वंस इन अ ईयर, साल में एक बार आपका एग्जाम होता है। एंड कोर्स ऑफर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको 5 ईयर्स एलएलबी एंड 1 ईयर एलएलएम में आपको यहाँ पे चीज़ें ऑफर की जाती हैं। ठीक है, सर आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ और डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्या चाहिए। दैट इज़ अ 10+2 और इक्वल कैंडिडेट अपेयरिंग देयर क्वालिफाइंग एग्जाम और ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, सो मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है इस एग्ज़ाम को आपको देने के लिए, दैट इज़ अ 45% फॉर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई, पीआईओ और सी कैटेगरीज के लिए जो होता है दैट इज़ अ 45%। एंड 40% आपका क्या होता है, एससी एसटी कैटेगरी, यानी अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं तो आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दैट इज़ अ 40%। ठीक है, एज लिमिट की अगर हम लोग बात करें तो देयर इज़ नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं होती, आप कितनी भी एज हो आप इसको एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब्जेक्ट एरियाज जो होते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज आते हैं। तो सबसे पहला तो होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 22 to 26 अराउंड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज की। सो करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज भी आपके 28 to 32 बिटवीन क्वेश्चंस आते हैं आपके। लीगल रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें दैट इज 28 to 32 क्वेश्चंस इन बिटवीन। एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो 22-26 क्वेश्चंस। एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी क्यूटी की अगर हम लोग बात करते हैं दैट इज 10 to 14, यानी इन बिटवीन 10 to 14 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे पूछाते हैं। सो अब देख पा रहे हो कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का जो वेटेज है वो क्या है, सबसे कम है। क्लियर है, बट मोर इंपॉर्टेंट है आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करना। एक आगे हम लोग एक और वीडियोस को करेंगे, उसमें हम आपको बताऊंगा कि व्हाई इट्स मोर इंपॉर्टेंट इन क्यूटी सेक्शंस इन अ क्लैट। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका ये कंसर्न होता है कि सर क्या अगर मैं क्यूटी ना करूं तो क्या मेरे लिए वो बेटर रहेगा, क्या मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आपका क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्यों एग्जाम में करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की यहाँ पे। तो इन बिटवीन आपके आते हैं 10 to 14 क्वेश्चंस, यानी 10 से 14 के बीच में क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, और दैट कितने भी हो सकता है। क्लियर है, सो सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी होगी अगर आपको क्यूटी में मैक्सिमाइज स्कोर करना है या मैक्सिमम क्वेश्चंस नंबर आप चाहते हो कि मैं अटेम्प्ट करके आऊँ। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेटजी है वो आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, फर्स्टली सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यू हैव टू डू प्री एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन टेस्ट या फिर कोई भी मॉक, ठीक है, वो आपको देना है। जब आप वो दोगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि क्यूटी सेक्शंस में हमारे ऑन एंड अराउंड 10 to 14 के बिटवीन में क्वेश्चंस आते हैं। एंड जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हमारे
टू कैटेगरीज पे बेस्ड होते हैं। अगर मैं क्यूटी की बात करूं तो क्यूटी में आपके दो कैटेगरीज के बेस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन इज ए केसलेट फॉर्म। केसलेट फॉर्म क्या होता है बेसिकली? केसलेट फॉर्म बेसिकली आपका पैराग्राफ, तो एक कहानी, एक स्टोरी के तौर पे एक केसलेट के फॉर्म में, पैराग्राफ की फॉर्म में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। एंड उसमें आपके जैसे परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज का नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आएगा कि व्हाट इज द ए इज 20% मोर देन बी इज हाउ मच % लेस देन। नो, एक केसलेट की फॉर्म में आएगा जिसमें आपके परसेंटेज की एप्लीकेशंस, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट, परसेंटेज के कैलकुलेशंस का आपका यूज होगा, वो पैराग्राफ के बेस में होगा, ठीक है। एंड सेकंड आपका होता है कि टॉपिक वाइज आपकी डीआई, ठीक है। सो डीआई दो फॉर्म में आपके पूछे जाते हैं, एक होता है आपका केसलेट के फॉर्म में, एक होता है आपका डीआई के फॉर्म में, ठीक है। सो बेसिकली सबसे पहले अगर मुझे केसलेट की फॉर्म में कवर करना है, अगर मुझे केसलेट की फॉर्म में चीज़ों को कवर करना है, तो हमें हर एक चैप्टर को उसका कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस आपको क्या होते हैं यानी आते होने चाहिए, क्लियर। तभी आप केसलेट की फॉर्म यानी पैराग्राफ को आप चीज़ों को कर पाओगे, आपको समझ पाओगे, ठीक है। लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का अगर पैराग्राफ आ गया, या परसेंटेज के बेस पे कोई केसलेट फॉर्म आ गया, लाइक अ टाइम एंड वर्क के फॉर्म में कोई केसलेट फॉर्म आ गया, ठीक है, या फिर टाइम एंड वर्क के बेस में कोई डीआई आ गई, या फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेस में कोई डीआई आ गई। सो बेसिकली आपके क्यूटी में इन दो ही फॉर्म पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्लैट की में, क्लियर। अब सबसे पहला ये जरूरी है कि यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि केसलेट एंड प्लस डीआई, ठीक है, यही दो सेक्शन जो हैं वो आपके एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं इस फॉर्म में, जैसा कि मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया, ठीक है। बट सबसे पहले आपको क्या करना है स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, यानी कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कैलकुलेशन टेक्निक्स के बारे में वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन जो स्पीड है ना वो फास्ट होनी चाहिए। सो कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है, कैलकुलेशन को इंक्रीज करना है, तो आपको सबसे पहले टेबल्स आती होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको टेबल्स नहीं भी आती हैं, ठीक है। सो फर्स्टली आपको टेबल्स जो हैं वो बिल्कुल आनी चाहिए, 1 to 20 तक आपको टेबल्स आना चाहिए। आपको स्क्वायर पता होना चाहिए कम से कम, यानी एटलीस्ट 1 to 30 तक आपको स्क्वायर जो है वो आते होने चाहिए। क्यूब्स जो है वो आपको 1 to 20 तक आते होने चाहिए। एंड फ्रैक्शंस जो होता है आपका, ठीक है, फ्रैक्शंस भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट, फ्रैक्शन की चीज़ें, इंक्रीज, डिक्रीज, असेंडिंग, डिसेंडिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी होनी चाहिए अगर आपको स्पीड को फास्ट करना है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड को मेंटेन रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जितने भी हमारे चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, लाइक जैसे अर्थमेटिक के चैप्टर्स की मैं बात करूं, लाइक परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल, कंपाउंड, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, ठीक है, तो ये सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, तो इन सभी चैप्टर्स का सबसे पहले आपको इनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। जिस भी स्टूडेंट को रेशियो का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिस भी स्टूडेंट को एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिस भी स्टूडेंट को टाइम एंड वर्क या फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, सबसे पहले आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है हर एक टॉपिक में, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाते हैं, हर एक टॉपिक्स का आपको जो बेसिक है वो आपको क्लियर करना होगा, तभी आप केसलेट की फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे, या फिर डीआई की फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे, क्लियर है। ओके, तो सबसे पहला काम क्लियरिफाई योर बेसिक कॉन्सेप्ट। देन इसके बाद मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कि जैसे अर्थमेटिक्स होता है, ठीक है, तो बेसिकली आपको कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वह तो सारे चैप्टर कवर करने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास जिनसे आपकी केसलेट की फॉर्म बनती है, ज़्यादातर ये देखा गया है कि लास्ट 5 ईयर्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा केसलेट के फॉर्म में क्वेश्चंस आए हैं वो किस टॉपिक के बेस पे आए हैं, और सबसे ज़्यादा वो टॉपिक्स जो आपके डीआई में भी हेल्पफुल होगा, ठीक है, वो कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले आपको परसेंटेज का जो चैप्टर्स है वो टॉपिक आपको पूरा क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज का आपको सारे टाइप्स के परसेंटेज के क्वेश्चंस आते होने चाहिए, परसेंटेज की एप्लीकेशंस का यूज होता होना चाहिए, एंड यानी परसेंटेज ना बिल्कुल आपका एकदम ऐसा होना चाहिए कि परसेंटेज का कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप उसको सॉल्व कर पाओ, ठीक है। परसेंटेज तो आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम फास्ट तरीके से, ठीक है। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर
QT सेक्शंस एंड इट हेल्प्स ओनली फॉर ऑल्सो फॉर DI के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के भी आपको सारे टॉपिक्स, कैसे रेशियो का यूज़ होता है, मीन प्रोपोर्शंस क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शंस क्या होता है, रेशियो में अगर मुझे नंबर्स दिए जाते हैं तो कैसे हम दो रेशियोज़ को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के, वो आपको एकदम क्लियर कर लेना है। तो परसेंटेज हो गया, ये तो आपको एकदम पता होना चाहिए, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ये भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। और एवरेज जो होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एवरेज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके ये 3 टॉपिक क्लियर है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके ये 3 टॉपिक क्लियर हैं ओनली, ठीक है, अगर आपके सिर्फ और सिर्फ ये 3 टॉपिक ही क्लियर हैं तो आप QT सेक्शंस में 80% स्कोर कर सकते हो सिर्फ इन 3 टॉपिक से। क्लियर? वैसे तो सारे टॉपिक क्लियर करने हैं अगर आपको 100% स्कोर करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आपको ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो QT सेक्शंस में आप मैक्सिमाइज 80% आप इसको स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये 3 टॉपिक तो आते हैं, इसमें कोई भी इफ और बट नहीं चलेगा कि नहीं सर परसेंटेज मुझे नहीं अच्छे से क्लियर हो रहा है या रेशियो प्रोपोर्शन नहीं हो रहा है। ये 3 टॉपिक आपको क्लियर करने ही करने हैं। क्लियर? तो परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया एंड एवरेज हो गया। क्लियर? ओके, अगर आपको अपने QT सेक्शंस में स्कोर करने हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि आपके जो और भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, अगर आपको 100% स्कोर करना है, आप चाहते हो कि QT सेक्शंस में हमारे फुल मार्क्स आए, ठीक है, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दे रहा हूं, ये आपको क्लियर करना है। इसके बाद आपके 100% कहीं नहीं गए, ठीक है। तो सबसे पहला आपका, जैसे मैंने आपको बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके बाद टाइम एंड वर्क, TSD मीन्स क्या हो जाएगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम भी आपको क्लियर करना होगा, ट्रेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी, पाइप एंड सिस्टम आपका टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, CI एंड SI, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन एंड परसेंटेज। अगर ये सारे टॉपिक्स, कितने टॉपिक हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 टॉपिक्स अगर आपने क्लियर कर लिए तो आपका QT सेक्शंस में फुल मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो जब ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे, इसके बाद हर एक टॉपिक का आपको क्या करना है, केसलेट की फॉर्म के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। लेट्स सपोज आपने परसेंटेज क्लियर किया, अब परसेंटेज का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना है और केसलेट की फॉर्म में जो भी पैराग्राफ की फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके परसेंटेज टॉपिक वाइज आपको इनका केसलेट फॉर्म प्रैक्टिस करना होगा। परसेंटेज का अलग, मिक्सचर एलिगेशन का पैराग्राफ के क्वेश्चंस अलग, एवरेज से जो केसलेट की फॉर्म बनेगी, CI एंड SI से जो केसलेट की फॉर्म बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत ही कम टॉपिक है। 11 टॉपिक्स क्लियर करना कोई भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है। क्लियर है? तो आप इनको अच्छे से करके सबसे पहले क्लियर कर सकते हैं, देन आप QT सेक्शन में बहुत अच्छे मैक्सिमाइज स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और भी है यहाँ पे कि ये तो सारे टॉपिक्स हो गए हमारे पास अर्थमेटिक के, ठीक है। अब कुछ एडवांस टॉपिक भी आपके यहाँ पे QT सेक्शन से पूछे जाते हैं जिसके पैराग्राफ में आपका यूज़ होता है। लाइक जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का भी कभी कदार यूज़ होगा, इनकी एप्लीकेशंस का भी यूज़ हो सकता है उस पैराग्राफ में, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी भी आपको थोड़ी बहुत बेसिक जो प्रोबेबिलिटीज़ है वो आती चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी नहीं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपका बहुत वास्ट है, ठीक है। सो बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ आपको जो है वो आती होनी चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस भी आपको एकदम बेसिक तरीके से जो भी चीज़ है वो क्लियर होना चाहिए। एंड मेंसुरेशंस में आपका 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है आपका कौन सा 2D एंड एक होता है आपका 3D, ठीक है। तो 2D एंड 3D के जो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इस टाइप में, एरिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो वो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी अगर क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और टर्म्स है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2 फॉर्म में पूछा जाता है, एक होता है आपका केसलेट। तो अभी मैंने आपको जो बताया दैट इज ए केसलेट की फॉर्म में आपको बताया। अब DI भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है। DI भी आपका परसेंटेज के बेस पे, प्रॉफिट लॉस के बेस पे, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के बेस पे। सो ये कौन सा टॉपिक है, ये हनुमान टॉपिक है। अब इसको मैंने हनुमान नाम क्यों दिया हुआ है, हनुमान नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आपको पता है कि राम जी की जो राइट हैंड थे वो कौन थे, हनुमान जी। हनुमान जी के बिना राम का काम चल पाता नहीं। सेम उसी तरीके से QT सेक्शंस में अगर आपको फुल मार्क्स गेन करने हैं और आप चाहते हो कि QT सेक्शंस में हमारे फुल मार्क्स आएँ, सो आपको भी हनुमान का सहारा लेना पड़ेगा, यानी आपको भी डेटा इंटरप्रिटेशंस के कॉन्सेप्ट को और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन आपके बहुत टाइप्स के होते हैं, लाइक पाई चार्ट के फॉर्म में, बार ग्राफ के फॉर्म में,
ठीक है, एंड टेबल ग्राफ के फॉर्म में, रेडार ग्राफ के फॉर्म में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि पाई चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट से रिलेटेड डिग्री में भी आता है, परसेंटेज में भी पूछा जाता है। बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक वाइज का हो, टाइम एंड वर्क का हो, आपका परसेंटेज का हो, रेशियो प्रोपोर्शन का हो, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का हो। ठीक है, टेबल की फॉर्म में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेडार की फॉर्म में कैसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली वो जो चार्ट होता है ना हमारे पास DI की फॉर्म में, वो आपको टैकल करना, वो आपको हैंडल करना आता होना चाहिए। ठीक है, सो ये है आपका DI वाला केस। ठीक है, अब इतना तो मैंने आपको बता दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने आपको बता दिए कि कैसे इसको कवर करना है, और केवल उतने ही टॉपिक कवर करो जितना टॉपिक्स मैंने आपको बताया, उससे ज़्यादा आपको एक भी टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैंने आपको बता दिया उतना आप कवर कर लोगे, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे। QT सेक्शंस में फुल मार्क, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेड नहीं है, 10 to 12 क्वेश्चन के अराउंड, 14 क्वेश्चन के अराउंड ही आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये मेरा पर्सनल और पर्सनल ओपिनियंस है, बाकी हर किसी का रूटीन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक ऑन एन एवरेज रूटीन्स की अगर मैं बात करूं तो डेली रूटीन्स आपका क्या होना चाहिए फॉर क्वांट से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो सबसे पहले आपको अपनी स्पीड को क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा, क्योंकि टाइम जो होता है वो कम होता है और आपके पास क्वेश्चंस जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो स्पीड के साथ सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सबसे पहला लर्निंग एक्सरसाइज फॉर टेबल, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शंस, एटलीस्ट हाफ आवर्स आपको क्या करना होगा, इन पे वर्क करना होगा। इसके बाद 20 क्वेश्चंस ईच फॉर परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे ना टॉपिक्स। ठीक है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड एवरेज, 3 टॉपिक बताए थे। इन 3 टॉपिक की आपको डेली 20 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग, ठीक है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक सेक्शनल टेस्ट देना होगा। सेक्शनल टेस्ट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सेक्शनल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो QT का जो टेस्ट होता है, सेक्शनल टेस्ट होता है, जिसमें आपके 10 to 14 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके मिक्स होते होंगे DI और KCET की फॉर्म में। तो वो आपको एक सेक्शनल टेस्ट आपको देना होगा डेली रूटीन्स में। एंड उसके बाद आपको डेली 2 DI यानी 2 DI आपको डेली जो है वो सॉल्व करनी है, पाई चार्ट से रिलेटेड, कभी बार ग्राफ से रिलेटेड, कभी टेबल ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, उस टाइप में आपको, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होंगी और इन सारी चीज़ों को कवर करते हुए आपको 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आफ्टर 1 मंथ आपको क्या करना होगा, फुल मॉक टेस्ट देना होगा। फुल मॉक टेस्ट आपको देना होगा। फुल मॉक टेस्ट मतलब यहाँ पे बात हो रही है, फुल मॉक टेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि और भी सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ क्वांट पढ़ते रहो, क्योंकि उसका वेटेज भी बहुत कम है, 10 to 14 क्वेश्चन है। ठीक है, सो 1 मंथ हो गया, 1 मंथ के बाद आप उसको फुल मॉक में दे सकते हो, लेकिन QT को भी ध्यान में रखना है इस टाइप में। क्लियर है? और जब आपके एग्जाम के 20 डेज बिफोर होंगे तो आपको 1 मॉक पर डे देना होगा। तो ये पूरा डेली रूटीन्स जो मैंने आपको बताया पर्सनल के हिसाब से, तो इस तरीके से अगर आप रूटीन को फॉलो करेंगे ना, तो आपके QT सेक्शंस में, यानी आप देखिए 1 सीनियर होता है एग्जाम। ठीक है, तो अगर आप पहले सेक्शनल टेस्ट जो है उसको कंप्लीट करेंगे, हर एक QT के हर एक टॉपिक को अगर आपको अच्छे से कवर करेंगे, उसके बाद उसके पैराग्राफ के क्वेश्चंस जो आते हैं KCET फॉर्म में, DI के फॉर्म में, इनको आप कवर करेंगे, तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आपको इसी पे वर्क करना होगा। उसके बाद फिर चीज़ें आपकी और भी इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा प्लान जो था वो मैंने आपको बताया इस टाइप में, आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे आप अच्छे से QT सेक्शन में फुल मार्क्स पा सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर CLAT 2026। आगे हम लोग एक और नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे और वहाँ पे हम ये जानेंगे कि वाई इज इट मोर इम्पॉर्टेंट फॉर QT सेक्शंस इन CLAT 2026, एंड वहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि जो परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, और उसमें पैराग्राफ में किस फॉर्म में बनता है, और सिंपल कंपाउंड में किस फॉर्म में बनता है। यानी बेसिकली हम लोग ये बात करेंगे वहाँ पे कि QT सेक्शंस हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि पूछते हैं कि सर अगर मैं QT सेक्शन ना करूँ तो क्या मैं पार हो सकता हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है QT सेक्शंस को अटेंड करना। क्लियर है ना? ठीक है, और उसके बेसिस पे कैसी DI पूछी जाती है वो DI भी लेके आएंगे, कैसे आपका एक पैराग्राफ पे क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली जो पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग एक थोड़ा बहुत डेमो के तौर पे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो।
ठीक है। और जितने लोगों को नहीं पता है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी यहाँ पे पता चल पाए कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्यूटी सेक्शन ऑफ इंडियन के लिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सभी को, टेक केयर, बाय बाय।